हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बारे में पूरा जो है डिटेल से बात करेंगे। इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट आया हुआ है जो कि 2024 का भी लेटेस्ट जजमेंट है, उसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो सके। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वो जो है एग्रीमेंट टू सेल होता है या फिर वहाँ पे सेल डीड डायरेक्ट प्रिपेयर किया जाता है। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले दो पार्टी के बीच में, जो क्रेता है, विक्रेता है, जो सेलर है और बायर है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में कुछ कंडीशन लिखा होता है कि उस प्रॉपर्टी को जो है कब तक उनको वहां पे दिया जाएगा और किस किस कंडीशन में वहां पे दिया जाएगा, यानी जो है उनको जो पेमेंट है वो कब, अभी यहाँ पे कितना दिया जा रहा है एडवांस के तौर पे, और बाद में जब उनके द्वारा रजिस्ट्री कराया जाएगा तो उस समय कितना दिया जाएगा, और देने के बाद उनके द्वारा उस कंडीशन में रजिस्ट्री वहां पे किया जाएगा, यानी प्रॉपर सेल डीड वहां पे तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है वहां पे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में उसको वहां पे जो है एग्रीमेंट टू सेल उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है सेल डीड किसको कहते हैं, तो सेल डीड क्या होता है, यह डायरेक्टली भी बन सकता है या फिर एग्रीमेंट टू सेल पहले बनता है उसके बाद यहाँ पे जो है सेल डीड वहां पे प्रिपेयर किया जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वहां पे जो है सेल डीड ही करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल नहीं बनाते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी अगर जो है डायरेक्टली किसी को ऑनरशिप वहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो वहां पे जो डीड तैयार होता है उसी को वहां पे जो है सेल डीड कहा जाता है। तो जो सेल डीड है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑनरशिप वहां पे जो है ट्रांसफर हो जाता है, जिस व्यक्ति के फेवर में वहां पे जो है ट्रांसफर डीड वहां पे बनता है, जो सेल डीड बनता है वो वहां पे उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाता है। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन होती हैं, अगर उस कंडीशन को वहां पे फुलफिल नहीं किया जाता है तो अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है उसके बावजूद भी वहां पे जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं होते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सावित्री बाई एंड अनादर्स वर्सेस सावित्री बाई, और साथ ही एक और जजमेंट है जो कि 9 अप्रैल 2024 को अभी एकदम लेटेस्ट में आया हुआ है, तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले में जो है नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में इस तरीके कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी का ऑनरशिप तभी वो उसका जो है रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बाद वो ऑनर कहलाएगा जब जिससे वो प्रॉपर्टी परचेस किया गया है वो प्रॉपर्टी के जो बेचने वाला है, जो वहां पे सेलर है, वो वहां पे एब्सोल्यूट ऑनर हो, तभी उनके से वो प्रॉपर्टी परचेस करने पे वो जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे जो है वैलिड वहां पे माना जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी अगर कोई बेच रहा है उस प्रॉपर्टी का वो ऑनर नहीं है, वो गलत तरीके से उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी का जो है सेल डीड वहां पे कराया गया है, तो उस समय गलत व्यक्ति से उस प्रॉपर्टी को परचेस किया गया है तो वो प्रॉपर्टी का जो सेल डीड है वो वहां पे जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार एक और कंडीशन होता है कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उस प्रॉपर्टी में किसी और का भी हिस्सा होता है और भी उसके जो लीगल एयर्स होते हैं, लीगल वारिस होते हैं, उनको भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करते हैं कि वो अपने प्रॉपर्टी के जो हिस्सा है उससे ज्यादा बढ़ के वो अपने जो प्रॉपर्टी है उसको वहां पे सेल कर देते हैं और सामने वाला उसको रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से अपने पास रजिस्टर्ड वैलिड दस्तावेज के साथ रखा होता है, फिर भी उस दस्तावेज का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वो सामने वाले जो लीगल एयर्स है, जो उसके विधिक वारिस हैं, उनके द्वारा कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया जाता है, केस फाइल किया जाता है कि वो प्रॉपर्टी का जो है उनका वहां पे ऑनरशिप होना चाहिए और उनके द्वारा जिससे परचेस किया हुआ बिना उनके कंसर्न के, बिना उनके सहमति के उस प्रॉपर्टी को किसी और के द्वारा उसके हिस्से से ज्यादा संपत्ति जो है बेच दिया गया है, तो उस कंडीशन में जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो वहां पर से जो है कैंसिल हो सकता है। तो इसके कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर किसी के साथ इस तरह की
कंडीशन क्या होता है तो क्या करना है कि जो आपको वहां पे दो चीजें देखना है कि जो 3 साल के अंदर उनके द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन किया गया है या नहीं, या 12 साल का जो लिमिटेशन टाइम है उसमें उनके द्वारा किसी प्रकार का वहां पे इंटरफेयर किया गया है या नहीं। मतलब आपने वो प्रॉपर्टी तो परचेज कर ली, उसमें जो है 12 साल तक उनके द्वारा कोई इंटरफेयर किया गया है या नहीं, या रजिस्टर्ड सेल डीड है उसको वहां पे उनके द्वारा कुछ चैलेंज 3 साल के अंदर किया गया है या नहीं, इस चीज को वहां पे देखना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का है तो आपको क्या करना है, सेक्शन 17 लिमिटेशन का यूज करते हुए आप लोगों को जो है एक रिकवरी सूट उसके अगेंस्ट में डालना है जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ है। तो उसमें न्यायालय आपको क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा है उसको विद इंटरेस्ट के साथ आपको वहां पे वापस कराएगी। साथ ही जो है आपको वहां पे जो भी कंपनसेशन है, आपको न्यायालय में जो खर्च हो रहा है वो सब भी आपको वहां पे जो है कंपनसेट कराएगी, और जो भी पैसा होगा उसको वहां पे न्यायालय के द्वारा आपको दिलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे समझ सकते हैं कि रजिस्टर्ड सेल डीड है फिर भी जो है वैलिड पर्सन से नहीं परचेज किया गया है, या कोई भी प्रॉपर्टी अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको वहां पे सेल कर दिया है, तो उस कंडीशन में वो जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो वहां पे जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को और भी इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।